नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं जितेंद्र ज्योति। सीसैट पर मोदी सरकार ने दिया देश के 90% छात्रों को धोखा। वहीं जंतर मंतर पर सीसैट का विरोध प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों को अब भारत सरकार आतंकवादी घोषित करने पर तुली हुई है। आइए देखते हैं जंतर मंतर पर सीसैट का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों ने क्या कहा। राष्ट्रीय अधिकार मंच यहाँ पर जंतर मंतर पर सीसैट के विरोध में यहाँ पर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा सुनने में आया है कि जो पुलिस प्रशासन यहाँ पर ना ही उनको यहाँ पर तंबू लगाने दे रही है और ना ही लाउड स्पीकर लगाने के लिए दिया जा रहा है। तो यह एक तरह का दोहरा व्यवहार है और इसी मुद्दे पर यहाँ जो राष्ट्रीय अधिकार मंच के प्रदर्शनकारी बैठे हुए उनसे पूछना चाहेंगे, यह इस तरह का दोहरा व्यवहार है कि नहीं? एक तरफ तो दूसरे जो प्रदर्शनकारी हैं उनको आप टेंट लगाने दे रहे हैं, माइक लगाने दे रहे हैं, आपको यह नहीं दिया जा रहा अधिकार, क्या कहेंगे? देखिए, 16 तारीख को गवर्नमेंट ने हमसे 15 दिन का समय मांगा था, जिसके बाद हम लोगों ने अपना आंदोलन वापस लिया था कि 15 दिन के अंदर सरकार कोई ठोस निर्णय देगी। पर वो समय सीमा 1 तारीख को समाप्त हो गई और समय सीमा समाप्त होने के बाद हम पुनः जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे हैं, जिसके लिए हमने परमिशन मांगी कि हमें टेंट लगाने दिया जाए, क्योंकि धूप का समय है, दिन में हम लोग यहाँ बैठे रहते हैं और उसके लिए हम लगातार सरकार के प्रतिनिधियों से बात करें, लेकिन अभी तक हमें इस प्रकार की कोई भी परमिशन नहीं मिली है कि हम लोग अपना मंच यहाँ लगा सकें। तो जब यहाँ पर आप धरना प्रदर्शन के लिए परमिशन मिलता है, तो जब धरना प्रदर्शन के लिए परमिशन मिल सकता है तो फिर लाउड स्पीकर और मंच के लिए क्यों नहीं मिल सकता? ये सवाल आप क्यों नहीं? ये हम लोग लगातार सरकार से सवाल कर रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं कि ऊपर से प्रेशर बना हुआ है, जिस वजह से वो लोग हमको परमिशन नहीं दे पा रहे। हमारे प्रतिनिधि अभी भी जो परमिशन देते हैं जंतर मंतर पर टेंट लगाने के लिए, उनसे बात कर रहे हैं और हम आशा करते हैं कि हम लोगों के प्रदर्शन को देखेंगे किस प्रकार हम धूप में बैठे हैं और बहुत जल्दी हमको सरकार परमिशन देगी। दिल्ली के जंतर मंतर पर आईईटी का लगातार 10वें दिन भी अनशन जारी रहा। छात्रों ने कहा, मजबूर होकर हिंसा का रास्ता अख्तियार करना होगा। मोदी सरकार अविलंब ध्यान दे हमारी मांगों पर। उनकी तरफ से कोई रिएक्शन आए ना आए, लेकिन हम अपना अधिकार तो नहीं छोड़ सकते हैं। हम अपने हक के लिए लड़ते रहेंगे जब तक हमें उधर से रिस्पांस नहीं मिलता है, हमें एमएचआरडी का वैलिडेशन नहीं मिल जाता है, दोबारा से रिकॉग्नाइज नहीं हो जाता है, तब तक हम ये जंग जारी रखेंगे। मैं भी अगर कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया तो हम कुछ ना कुछ करेंगे, क्योंकि जो काम हमें घर में बैठ के करना चाहिए, आज हम धरने पे बैठ के यहाँ मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। मैंने बहुत सारे गवर्नमेंट फॉर्म भर रखे हैं जो मुझे रूम में बैठ के तैयारी करनी चाहिए। मैंने जॉब छोड़ रखी है, लेकिन गवर्नमेंट समझने को नहीं तैयार है। अब आप ही बताइए यहाँ कैसे पढ़ाई हो पाएगी? कोई माहौल दिख रहा है? लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं। हमने भी यूपीएससी का भर रखा है, बहुत सारे गवर्नमेंट फॉर्म भर रखे हैं, लेकिन हम यहाँ बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। क्या कर सकते हैं? लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, कुछ नहीं कर रही है गवर्नमेंट, कोई मैसेज नहीं मिला है हमें उनकी तरफ से। उम्मीद तो हम रख रहे हैं, मोदी जी आए हैं तो हम सोच रहे हैं कि कुछ ना कुछ अच्छा होगा, हम उम्मीद रख रहे हैं। अगर नहीं होता है तो फिर कोई ना कोई एक्शन हम लेंगे। अब खबर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश के जीरो विधायक तागे ताकी ने किया जीरो के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल का दौरा, साथ ही स्कूल प्रशासन को दिया उनकी मांगे पूरी करने का आश्वासन। स्कूल दौरे के दौरान तागे ताकी ने स्कूल प्रशासन के साथ बैठक की और सभी टीचर्स से ये आग्रह किया कि वो छात्रों को सिर्फ किताबी ज्ञान ना दे, बल्कि बुक से थोड़ा हटकर भी छात्रों की स्किल्स को निखारा जाए। वहीं स्कूल प्रिंसिपल हिबो तामा ने तागे ताकी को एक मेमोरेंडम सौंपा था, जिसमें कुछ मांगे रखी गई थी। उन मांगों में स्कूल कॉलोनी के रोड की मरम्मत कराना, टीचर्स क्वार्टर्स की मरम्मत कराना, पानी की समस्या और सीनियर टीचर्स की नियुक्ति करना शामिल है। स्कूल प्रशासन की इन सभी मांगों पर तागे ताकी ने ये आश्वासन दिया कि कुछ जरूरी मांगों को जल्द से जल्द पूरा कर दिया जाएगा। रास्ता है ही नहीं। अरुणाचल प्रदेश के नाहरलगन के राजीव गांधी स्टेडियम में आरडब्ल्यूडी मंत्री ने किया 5वें ईगल्स फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन। टूर्नामेंट में जीतने वाले को दिए जाएंगे 2 लाख रुपये और एक ट्रॉफी। ऑफिशियल
नाहरलगन के राजीव गांधी स्टेडियम में भारी भीड़ के बीच आरडब्ल्यूडी मंत्री कुमार वाई ने खेल की शुरुआत करते हुए फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। कुमार वाई ने वहां मौजूद सभी लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अरुणाचल प्रदेश के लोगों में भी उतनी ही क्षमता है जितनी कि जापान और चीन के लोगों में, लेकिन जरूरत है तो बस फोकस करने की। वहीं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के अध्यक्ष कीपा ताकुम ने इस टूर्नामेंट के बारे में कहा कि ये स्पोर्ट्स लविंग लोगों के लिए एक अच्छा मंच है। हमारा लोग कहते हैं कि हम प्लेयर को सरकार ने कोई योगदान नहीं है, साथ नहीं है, सरकार साथ नहीं देता है। ये एक्चुअली ये गलत चीज़ है। हम यहाँ प्रदेश में स्पोर्ट्स का इंस्टीट्यूट है, आप सबको पता है, साया है, संगेलाडिंग है। सरकार जो है, सरकार आपको जो सपोर्ट देना है वो सपोर्ट दे रहा है, लेकिन अब अपना को भी मेहनत करना है। आजकल सबको पता है स्पोर्ट्स गेम्स ऐसे एक एजुकेशन है, सबसे बड़ा एजुकेशन माना जाता है। हमारा पास खेल जो है फुटबॉल है, बॉक्सिंग है, बैडमिंटन है, आपका जिम्नास्टिक है। ये बहुत सा गेम्स है। हम अगर सीख पाता है तो हमें इंटरनेशनल लेवल में, और हम और जापान का कोई फ़र्क पड़ता, हमें कोई फ़र्क नहीं है, हम और चाइना में कोई फ़र्क नहीं। आप बॉडी स्ट्रक्चर बोलो, आपका यहाँ जो रहने का क्लाइमेट बोलो, जापान, चाइना, अरुणाचल, कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन हम लोग सिर्फ थोड़ा मेहनत नहीं करता है। अरुणाचल प्रदेश में बारिश के चलते ईटानगर की सड़कें धंसती जा रही हैं। एक स्कूल के सामने करीब 8 फीट गहरा गड्ढा हो गया है, लेकिन प्रशासन को नहीं है इसकी कोई सुध। लगातार हो रही बारिश के चलते ईटानगर की सड़कें जवाब दे गई हैं। कहीं जल जमाव हो रखा है तो कहीं गड्ढे। करीब 8 फीट गहरा ये गड्ढा बनिस फैंटेसी वर्ल्ड केजी स्कूल के सामने हुआ है। इस रोड पर लोगों का आना जाना तो लगा ही रहता है, लेकिन सबसे बड़ी चिंता का विषय है बच्चे, क्योंकि ये गड्ढा स्कूल के सामने है और अगर किसी बच्चे ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो वो बहुत आसानी से इसमें गिर सकता है, जिससे उसकी जान भी जोखिम में पड़ सकती है। ऐसे में इसे ठीक करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन स्कूल की हेड मिस्ट्रेस का कहना है कि 5 दिन बीत गए हैं और कोई इसे देखने तक नहीं आया है। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि अगर इस गड्ढे की वजह से कोई दुर्घटना घटती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। ईटानगर में गोम्पा मंदिर और म्यूजियम जाने वाले रास्ते में यहाँ एक गड्ढा बन गया है जो बारिश के वजह से हुआ है, और आप देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस गड्ढे को दिखाए। और ये जो गड्ढा है लगभग 8 फीट का बन गया है, और यहाँ के जो ज़मीन है आप यहाँ देख सकते हैं, एक डायमीटर बन गया है। अंदर से जो खोखला होकर बैठा हुआ है, लगभग 3 मीटर के डायमीटर का ज़मीन जो है वो पानी लेकर चला गया है। तो ऐसे में बहुत रिस्क होता है कि यहाँ पर कोई हेवी व्हीकल्स अगर जाए तो उसका भी यहाँ गिरना मुमकिन है। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि यहाँ एक बहुत ही बिल्कुल ही सामने बनीज फैंटेसी वर्ल्ड केजी स्कूल है, और यहाँ हमारे साथ खड़े हैं हेड मिस्ट्रेस, तो इनसे भी हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि ये एग्जैक्टली हुआ कैसे। तो मैडम ये बताइए कि ये एग्जैक्टली कब हुआ और कैसे हुआ। ये अभी जो 10-12 दिन पहले बहुत ज़्यादा भयंकर बारिश हुआ था कंटिन्यू, उसमें बहा है, और अभी कल परसों जो बारिश हुआ है उसमें और भी ज़्यादा यहाँ से उधर से आता है, इधर से आता है, तो वो फिर नाला ये सब कूदने के बाद में ये खोखला हो चुका है। ये रास्ता का अंदर में और भी हमको लगता है यहाँ तक गया है, और गाड़ी भी थोड़ा रिस्क है। तो मेरा स्कूल का सामने में है, किसको बताओ, जहाँ पे रास्ता आना जाना मेरा पेरेंट्स आते हैं, बच्चा ले जाते हैं, मेरा अपना स्कूल का गाड़ी है, तो प्रॉब्लम हमको हो रहा है। तो मेहरबानी करके अगर गवर्नमेंट देख के इसको बना दे तो थोड़ा हम लोग को मदद होगा। जैसे कि केजी स्कूल के हेड मिस्ट्रेस का कहना है कि ये बहुत ही बच्चों के लिए रिस्क है, और ये जो यहाँ के पासर्स बाय होते हैं, जो यहाँ आना जाना करते हैं, उनके लिए भी बहुत रिस्क है। तो ऐसे में जो म्यूनिसिपैलिटी भी आ चुके हैं हमारे ईटानगर में, और यहाँ के अर्बन डिपार्टमेंट को भी ये ध्यान देना पड़ेगा कि इस गड्ढे को जल्द से जल्द फिलअप किया जाए, मेंटेनेंस किया जाए, ताकि
बड़ी दुर्घटना से बचा जाए। कैमरामैन ताजुम मिंदो के साथ मैं नीलम राजा, ईस्टर्न स्काई मीडिया, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में रोजाना तोड़े जा रहे ट्रैफिक रूल से अब ट्रैफिक पुलिस भी तंग आ गई है। बिना जान की परवाह किए गाड़ियों में ओवरलोडिंग भी किया जा रहा है। ईटानगर में कमर्शियल गाड़ियों ने ट्रैफिक वार्डन्स की नाक में दम कर रखा है। बढ़ते एक्सीडेंट्स ने ट्रैफिक पुलिस की मुश्किलें और भी बढ़ा दी हैं। बिना किसी डर के गाड़ियों में ओवरलोडिंग की जा रही है, जो कि ट्रैफिक रूल्स के सख्त खिलाफ है। ईस्टर्न स्काई मीडिया ने ओवरलोडिंग के चक्कर में जब एक कमर्शियल गाड़ी को पकड़ा तो उसका कहना था कि ये तो सभी करते हैं, तो वो क्यों नहीं कर सकता। लेकिन जब उससे पूछा गया कि अगर कोई दुर्घटना घटती है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा, तब जाकर ड्राइवर ने अपनी गलती मानी और दोबारा ऐसा न करने का वादा किया। लेकिन ये तो एक की बात थी, इसलिए हम सभी को ये बताना चाहते हैं कि आपकी एक गलती की वजह से किसी और को अपनी जान गंवानी पड़ सकती है, या फिर शायद आपको ही। इसलिए ट्रैफिक रूल्स को हल्के में ना लिया जाए। आपको मालूम नहीं है कि ये राइट साइड से जब ऐसा कंजेशन होता है तो राइट साइड से ओवरटेक करके जाना गैर कानूनी है? आपको मालूम नहीं है? मालूम है सर, कितना गाड़ी तो जाता है। अभी नो एंट्री खुला है, इसलिए हम भी आ रहा था ना सर। हाँ। तो ऐसे में कैपिटल में जितना हादसा होता है, एक्सीडेंट जितना होता है, स्पेशली ऐसे जो केयरलेसनेस का वजह से होता है, तो इसमें कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? रिस्पॉन्सिबल तो अभी कैसे बोलेगा सर, सब ऐसा चलता है, इसलिए हम भी सर आगे निकल गया। आपका कोई जैसे कि कोई प्राइवेट व्हीकल हो गया है, कोई इमरजेंसी में जाना पड़ जाता है, उसको तो नहीं बोल पाता है। लेकिन जैसे कि आपका एक कमर्शियल गाड़ी है ना, और आप देखा होगा आपका यह गाड़ी में भी बहुत लंबा चौड़ा सामान भी लोडेड है, तो ऐसे में आपका ऐसा केयरलेस करना कहाँ तक सही है? आपको मालूम नहीं था? कानून आपको मालूम नहीं है? तो सर सॉरी सर, माफ कर दीजिए, हम तो गलती से निकल गया। लेकिन हम भी ऐसे सब गाड़ी को ऐसे निकलते हैं, आज गाड़ी में इसलिए हम पीछे निकल गया। हम भी बहुत देर से गरम में बैठ रहा था ना, पूरा परेशानी हो रहा था, ट्रैफिक में फंस के आ रहा है। तो गाड़ी लोग भी आगे निकल रहा था, हम पीछे में निकल गया। तो आपके इस केयरलेसनेस की वजह से किसी का जान अगर चला जाता है तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? रिस्पॉन्सिबल तो सर हम लोग का भी गलती हो गया सर, सॉरी, उसके लिए माफ। हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स में ऐसे कई गाड़ियां देखे गए हैं जो कानून को तोड़ते हुए ओवरटेक करते हैं, और स्पेशली ये जो कमर्शियल गाड़ी है, जैसे कि आपने इस ड्राइवर का भी कहना सुना है कि कमर्शियल गाड़ी जो लोडेड होकर यहाँ से जाते हैं, इनका भी केयरलेसनेस की वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। तो ऐसे में क्या इन लोगों को सरकार की तरफ से कानून को नहीं बताया गया है क्या? और जो एक्सीडेंट होता है उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? कैमरामैन ताजुम मिंदो के साथ मैं नीलम राजा, ईस्टर्न स्काई मीडिया, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले के हेडक्वार्टर को फाइनल करने के लिए गालो पीपल्स फोरम, डिस्ट्रिक्ट डिमांड ज्वाइंट एक्शन कमेटी और जिगो यागो स्टूडेंट्स यूनियन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है। गालो पीपल्स फोरम के अध्यक्ष न्यादार लोया का यह कहना है कि फिलहाल के लिए लिकाबाली को अस्थायी रूप से लोअर सियांग जिले का हेडक्वार्टर घोषित कर दिया जाए और फिर जल्द से जल्द सिकेरिमा को लोअर सियांग जिले का परमानेंट हेडक्वार्टर बना दिया जाए। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा गया, अगर उनकी मांग को पूरा नहीं किया गया तो वो 13 अगस्त से 24 घंटे का बंद करेंगे। Since 1994, the demand of Lower Siang district was initiated by the Likavali and Nariko ST Assembly constituency for the similar socio-economic problems and sharing the many issues. So, since 94, we were submitting memorandums and resolutions, and many public referendums were conducted, and after that, finally during 2007, government again a coincidence and has approved in their cabinet, along with one Longding, so-called one Longding district and Lower Siang district. अरुणाचल प्रदेश में आम जनता के हित के लिए बना ब्लड बैंक आज खुद ही अच्छी सुविधाओं का मोहताज हो गया है। जीरो का यह ब्लड बैंक कई दिक्कतों का सामना कर रहा है। यहाँ पर लोग ब्लड डोनेट करने तो आते हैं, लेकिन हालात ऐसे हैं कि यहाँ पर ब्लड को स्टोर करने की अच्छी व्यवस्था तक नहीं है, क्योंकि यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है बिजली।
देखिए, ये ब्लड बैंक जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 0 है, यहाँ में इसको मैं ही चला रहा हूँ, मैं ही देख रेख इसका मैं ही कर रहा हूँ, क्योंकि आई एम ए पैथोलॉजिस्ट, मैं पैथोलॉजिस्ट हूँ और ब्लड बैंक ऑफिसर पैथोलॉजिस्ट होने से अच्छा है। और हमारे पास अभी सब मशीन है, लेकिन हमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि हम जो कोई भी ब्लड डोनेशन देने आते हैं उस ब्लड को हम स्टोर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बिजली अच्छी नहीं है। जो पावर सप्लाई जो होता है वो हमेशा फ्लक्चुएट करता है, हमेशा कुछ कभी कभी 12 घंटे तक नहीं रहता है, तो हम ब्लड को स्टोर नहीं कर पाते हैं। तो कुछ महीने पहले हमारी जो चीफ सेक्रेटरी जो प्रेजेंटली जो है हमारे यहाँ आए थे ब्लड बैंक में, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि एक सोलर बेस्ड इन्वर्टर यहाँ उपलब्ध कराएंगे। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।